बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है बच्चों हमारा 8 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। इससे पहले हमने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था और अब हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखेंगे कि उनका क्या इफेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, जिसमें नंबर 1 पे डेंसिटी, प्रेशर, मॉइस्चर, विंड एंड लास्ट में टेम्परेचर है। अब कुछ बुक्स में यहाँ पे सिर्फ 3 फैक्टर्स बताए गए हैं, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और कुछ बुक्स में 5 फैक्टर हैं। ये 2 छोटे छोटे से पॉइंट्स, एक मॉइस्चर और विंड वाले एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो मैं पांचों पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा ताकि हर तरह का स्टूडेंट जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी नंबर 1, डेंसिटी। तो बच्चों हम देखेंगे कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। ओके, जो अभी रिसेंटली हमने फार्मूला पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड के लिए, अगर आपको याद हो बच्चों, तो वो ये था v इज इक्वल टू गैमा पी डिवाइडेड बाय रो यहाँ पर डेंसिटी है। और जब भी कभी आप ये देखना चाहते हैं कि किसी एक फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है किसी दूसरे पर, यानी डेंसिटी का क्या इफेक्ट है इस वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर, तो इसके अलावा बाकी तमाम पैरामीटर्स को आप कांस्टेंट रखते हैं। इसलिए ये जो प्रेशर है इसको इस केस में आप कांस्टेंट रखेंगे, गैमा ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर मैं इसको यूं लिख सकता हूं, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि इसके साथ आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि एक इनवर्स रिलेशन है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इक्वल और कांस्टेंट दोनों खत्म करेंगे तो इसकी जगह पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है विद द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो यहाँ से पता चला आपको कि अगर डेंसिटी गैस की बढ़ेगी तो डेंसिटी के बढ़ने से क्या होगा, उसकी जो स्पीड है साउंड की, जो उसमें ट्रैवल करके जा रहा है, उसकी स्पीड हो जाएगी कम। इनमें है एक इनवर्स रिलेशन। ओके, अब इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी करना है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हम 2 गैसेस कंसीडर करते हैं, एक है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और दूसरी गैस है हमारे पास ऑक्सीजन, O2 गैस है, दोनों। अब इन दोनों की जो डेंसिटीज हैं उसको मैं शो कर देता हूं। इसकी डेंसिटी को शो करते हैं जी, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को H के साथ और डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन को O के साथ, ठीक है। अगर इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूं तो जो डेंसिटी होती है हमारे पास ऑक्सीजन की वो 16 टाइम होती है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से। कैसे, ये आपको कैसे पता चला? देखो बच्चों, अगर मैं मोलर मास की बात करता हूं तो इसका जो मोलर मास होता है वो 2 होता है और इसका मोलर मास जो होता है वो होता है 32। इनमें रेशियो अगर चेक करो तो 1:16 बनती है। तो जो इनका मोलर मासेस में रेशियो है वैसे ही रेशियो इनकी डेंसिटीज के अंदर भी पाई जाती है। तो यहां से आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो हाइड्रोजन से 16 टाइम हैवियर होती है। मतलब ये कि ऑक्सीजन की डेंसिटी हाई है, हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या है, वो कम है। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन दोनों में जब मूव करता है साउंड तो क्या स्पीड होती है। हम पहले चेक कर लेते हैं जी कि हम साउंड को हाइड्रोजन से मूव करा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द हाइड्रोजन तो वो हो जाएगी हमारे पास गैमा पी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, डेंसिटी। इसके साथ भी मैं हाइड्रोजन मेंशन करूंगा, ये हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी है, ठीक है। तो जब साउंड ट्रैवल करके जाएगा हाइड्रोजन गैस से, उस वक्त उसकी वेलोसिटी VH होगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। फिर इसी तरह दूसरी गैस कंसीडर करते हैं, ठीक है, और उसमें से जब साउंड ट्रैवल करके जाएगा तो जो साउंड की स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, उसको मैं VO से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो उसका भी इसी तरह से रिलेशन निकालें आप, गैमा P डिवाइडेड बाय डेंसिटी होता है तो यहां पर O लिख देंगे आप, है ना। यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों अभी तो सीखा था हमने कि ऑक्सीजन की जो डेंसिटी होती है वो हाइड्रोजन से 16 टाइम होती है। अब इन दोनों का अगर कंपैरिजन करना है तो उसके लिए फिर जरूरी है कि हम इसको इन्वॉल्व करें हाइड्रोजन को इसमें। तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 टाइम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होती है। यहां पर हम उसको पुट कर देंगे। वी नो दैट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 टाइम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। पुट करते हैं, VO इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास गैमा P डिवाइडेड बाय 16 डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी 16 टाइम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर जो 16 का फैक्टर है इसको बाहर निकालिए, ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16। बाकी उसी तरह से लिखिए, ये गैमा, ये प्रेशर P और नीचे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो ऊपर स्टार्ट में हमने लिखा था गैमा P बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये पूरे का पूरा किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द हाइड्रोजन को डिनोट करता है। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास बन जाएगा, ये बन गया 1/4
और ये बन गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द हाइड्रोजन यानी VH। तो V0 उसी तरह से लिखते जाइए, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द ऑक्सीजन है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द हाइड्रोजन है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूं 4 टाइम VO इज इक्वल टू VH। अब ये रिलेशन हमें यहां पे क्लियर कर देगा सारे का सारा, ठीक है। ये देखिए ये VH है यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द हाइड्रोजन, ये VO है यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द ऑक्सीजन। तो हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द हाइड्रोजन इज 4 टाइम द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द ऑक्सीजन, जिससे ये क्लियर होता है कि हाइड्रोजन जो कि एक कम डेंसिटी वाली गैस है, उसके अंदर से जब साउंड ट्रैवल करता है तो वो ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ आगे ट्रैवल करता है। तो यहाँ से बात आपको क्लियर हो जाती है कि डेंसिटी का वेलोसिटी के साथ एक कैसा रिलेशन है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाएगी, अगर डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ जो कि है जी प्रेशर। पॉइंट नंबर 2 ये आ जाता है प्रेशर, ठीक है। ओके जी, अब देखिए अगेन मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा स्पीड ऑफ साउंड के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, V इज इक्वल टू गैमा P डिवाइडेड बाय नीचे आ रही हमारे पास डेंसिटी। ओके, अब बच्चों यहां पे एक बात याद रखो कि ये जो प्रेशर है और नीचे जो डेंसिटी लिखी है, प्रेशर टू डेंसिटी, ये जो एक रेशो होती है ना, ये रेशो इस केस के अंदर कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। पता क्यों चेंज नहीं होती? ये देखें, अगर आप एक गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब ये देखिए जी, ये सिलेंडर है, मान लीजिए यहां पर इसके अंदर गैस पड़ी हुई है, ठीक है। आप क्या करते हो, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हो, ठीक है। आप प्रेशर अप्लाई करते हो, उससे क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, इतना वॉल्यूम रह जाएगा, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम के क्या इफेक्ट है, वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कम होने से हमारे पास डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ जाती है, और अगर आप प्रेशर को कम कर देंगे, प्रेशर कम करेंगे, वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चों डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर डिनोमिनेटर यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, वॉल्यूम कम हुआ डेंसिटी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ा डेंसिटी कम हो गई, है ना। तो अगर प्रेशर में हम किसी तरह से इजाफा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो साथ ही डेंसिटी में भी इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। अगर प्रेशर में हम कमी करते हैं तो साथ ही डेंसिटी में भी कमी आ जाती है। तो प्रेशर टू डेंसिटी रेशियो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। चलिए समझने के लिए एक बात करते हैं कि भाई ऊपर है हमारे पास 10 और नीचे है हमारे पास 5, ठीक है। प्रेशर ऊपर और ये डेंसिटी नीचे। अगर मैं इसको डबल करता हूं, ये बन जाता है हमारे पास 20, तो फिर इसको ये भी डबल हो जाता है, ये बन जाता है 10। ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा, पहले भी 2 मिल रहा था, अब भी क्या मिलेगा 2। अगर ऊपर वाला हो जाता है 3 टाइम यानी 30, तो नीचे वाला भी 3 टाइम हो जाएगा, वो हो जाएगा 15। आंसर क्या मिलेगा 2। तो देखो ओवरऑल तीनों में 2 2 2 आंसर मिला। तो ये जो रेशो है ना, ये रेशो बच्चों आपके पास कांस्टेंट रहती है। इसलिए मैंने कहा कि प्रेशर टू डेंसिटी रेशो आपके पास रहती है कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है, प्रेशर कम करते हैं तो डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो ओवरऑल इसकी रेशो चेंज ही नहीं होती। जब रेशो चेंज नहीं होती तो हम कहेंगे भाई कि आप अगर प्रेशर चेंज भी कर लें तो ये रेशो सेम रहती है। ये रेशो सेम रहने से वेलोसिटी भी सेम रहेगी, ओके। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, अगर डेंसिटी चेंज ना होती, हम प्रेशर बढ़ाते डेंसिटी चेंज ना होती, फिर हम कह सकते थे कि, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए तो याद रख लो बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से याद रख लो कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए प्रेशर टू डेंसिटी रेशियो सेम रहती है। ये सेम रहने की वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, ओके। अब हम एक और तरीके से इसको प्रूव भी कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये जो रिलेशन था V इज इक्वल्स टू गैमा P डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। रो क्या होती है, रो आप सब जानते हैं डेंसिटी है जो कि बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो आप इसकी जगह पर यहां पर लिख दीजिए गैमा P डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो डिवाइड हो रहा है ना, इसके साथ उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे गैमा P, और अब क्या होगा जी, V ऊपर चला जाएगा और M नीचे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू N
आर टी। और अगर आप एक मोल लेते हैं, ये एन नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर सिर्फ आप पी वी इज इक्वल टू आर टी आएगा। तो ये पी वी जो है ना, इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे जी, गैमा आर टी डिवाइडेड बाय एम, ये आ जाता अभी। ओके बच्चों, अब देखो कि हमारे पास ये वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक ऐसा रिलेशन आया है कि जिसके अंदर प्रेशर का फैक्टर जो है वो एलिमिनेट हो गया, यानी अब प्रेशर के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, ठीक है। तो यहां से बात आपको क्लियर हो जाती है कि भाई प्रेशर का जो एक इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, वो कुछ नहीं होता। सही है, तो प्रेशर आप बढ़ा लो या प्रेशर कम कर लो, स्पीड ऑफ साउंड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारे पास मॉइस्चर। नंबर 3, मॉइस्चर। बच्चों मॉइस्चर कहते हैं नमी को। हवा के अंदर जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें मॉइस्चर आ गया है। ठीक है, इसमें नमी आ गई है। तो याद रखो, हवा में जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटर होते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के इंटर होने से जो एयर की डेंसिटी है वो लो हो जाती है। और हम जानते हैं, हमने एक रिलेशन अभी अभी पढ़ा, वेलोसिटी का एक इनवर्स रिलेशन होता है विद द डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड की हमने बात की थी अभी रिसेंटली जो कैलकुलेट किया हमने, तो हमने देखा था इनमें इनवर्स रिलेशन है। अगर डेंसिटी लो होगी तो स्पीड ऑफ साउंड हाई होगी, तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो उसमें से फ्लो करने वाली उसकी स्पीड बढ़ जाती है, साउंड की स्पीड बढ़ जाती है मॉइस्चर वाली एयर से जब वो गुजरती है। अब ऐसा क्यों? और हमारे माइंड में जो कन्फ्यूजन चल रही होती है, हम ये सोच रहे होते हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर एयर में एंटर हो गए तो उसकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए बजाय कम होने की। ऐसा क्यों? तो बच्चों याद रखो, एयर जो है वो मोस्टली नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है, और हम चलें ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, O2 से मिलकर बनी होती है। बड़ी गैसेज हैं, ये बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। इसका अगर मोलर मास की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, 7 एटॉमिक नंबर, तो फिर एटॉमिक मास 14 और 2 हैं तो ये 28। इसका मोलर मास होता है 28। ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है जी 16, और ये 2 एटम्स हैं तो 32। ठीक है, और तीसरी तरफ जो हम बात करें H2O की, तो H2O का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अब जरा सोचो कि अगर मॉइस्चर इसमें आएगा तो डेफिनेटली बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो तो निकल जाएंगे, आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मिक्सचर हो रहा है। एक फिक्स्ड वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, तो फिक्स्ड वॉल्यूम में अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटर करेंगे तो बाकी मॉलिक्यूल फिर निकलेंगे उसमें से। अब फर्ज कर लें कि अगर एक भी नाइट्रोजन का इसमें से मॉलिक्यूल निकलता है और उसमें वाटर इंटर होता है, तो इसका मास 28 था और इसका मास कितना, 18 है ना। तो अब ज़्यादा मास आउट हो रहा है और कम मास इंटर हो रहा है उसकी जगह पे, ऐसा ही है। तो अब इसमें क्या होगा, मास की कमी हो जाएगी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास की वैल्यू कम हो जाएगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मास का डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। फिर से सुन लीजिए, एयर के अंदर जो मोस्टली गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 2 बड़ी गैसेस हैं। ठीक है, इसका मोलर मास जो है वो 28 है, इसका मोलर मास कितना, 32, और वाटर का मोलर मास होता है 18। ठीक है, अब अगर इसमें से नमी आने का मतलब है कि अगर फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करें, उसमें से अगर एक मॉलिक्यूल निकलता है तो उसकी जगह वाटर का मॉलिक्यूल इंटर होगा। ठीक है, तो अब निकलने वाला कितना है, 28 या 32 है, और ऐड होने वाला कितना है, 18 है ना। तो ज़्यादा मास आउट होगा, कम मास इसमें इन होगा, तो ओवरऑल जो मास है उस फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मास के कम होने से डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये लॉजिक है हमारे पास, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जब एयर के अंदर मॉइस्चर इंटर होता है तो मॉइस्चर के इंटर होने से जो उसकी जो डेंसिटी है वो लो हो जाती है, और डेंसिटी के लो होने से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी विंड की। नंबर 4 पॉइंट, विंड। बच्चों विंड कहते हैं हवा के तेज चलने को। ठीक है, अच्छा अब फर्ज कर ले हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, ये स्पीकर है। ठीक है, ये स्पीकर है, ऐसे साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, और ये एयर में से मूव करती हुई जा रही है, और वो एयर अगर रेस्ट पे है तो साउंड जो यहाँ से फ्लो करके जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी v है। लेकिन अगर एयर भी मूव करना शुरू कर दे, अब एयर जो है वो उसके 2 केसेस हैं, एक तो एयर इस तरफ को मूव कर सकती है, उसकी वेलोसिटी को बोलूँगा vw। अब एयर इस तरफ को मूव कर रही है, साउंड भी इसी तरफ को मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो साउंड है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ, ज़्यादा स्पीड के साथ आगे ट्रैवल करके चला जाएगा।
ठीक है, क्योंकि वो खुद भी इधर मूव कर रहा है और एयर भी उसको इसी तरफ लेके चल रही है। ठीक है, तो उससे ये होगा कि साउंड की जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। नई वेलोसिटी कैसे मिलेगी आपको? v प्लस VW से। ठीक है, अब सेकंड केस में ये है कि अगर ऐसा हो कि साउंड तो हमारे पास, चले हम दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे स्पीकर, ये जी हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो गई ऐसे। ठीक है, ये इस तरफ को मूव कर रही हैं, प्रोपोगेट करना है इन्होंने। अगर ये रेस्ट पर होता तो इस तरफ को मूव करती, साउंड की वेलोसिटी v होती। लेकिन अगर विंड मूव करना शुरू कर दे, एयर जो है वो मूव करना शुरू कर दे इसके अपोजिट में, ऐसे, इसकी वेलोसिटी को मैं VW से शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो इधर को जाना चाह रहा है साउंड और ये इसको वापस इस तरफ को पुश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो आपको कम मिलती है और वो कैसे मिलेगी जी? v माइनस VW। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी के लिए रिलेशन आ गया। इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। तो ये इसकी वेलोसिटी होती है जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और अगर विंड की डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, अगर विंड के अगेंस्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ओके, नंबर 5, टेम्परेचर। अब बच्चों अगेन हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा p डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर टेम्परेचर का कहीं जिक्र नहीं आ रहा, तो उसको टेम्परेचर को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे हम। पहली मॉडिफिकेशन ये करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, अच्छा तो क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू गैमा p डिवाइडेड बाय m बाय v। अब ये भी v है, ये भी v है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं ताकि पता चले कि ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसको ये इसके नीचे डिवाइड हो रही है, फ्रैक्शन उल्टी होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। v इज इक्वल्स टू गैमा p, v ऊपर चला जाएगा और m नीचे रहेगा। अब यहाँ पर एक और मॉडिफिकेशन टेम्परेचर को इन्वॉल्व करने के लिए, जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर 1 मोल गैस का है तो यहाँ n की जगह 1 आएगा, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। सो PV इज इक्वल टू RT। फाइनली v इज इक्वल्स टू RP और साथ में क्या आएगा, बल्कि PV की जगह पे आप क्या लिखेंगे, PV की जगह लिखेंगे आप R और यहाँ T लिखेंगे। ठीक है, ये PV इज इक्वल टू RT यहाँ पर रिप्लेस किया और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, M आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर के हमारे पास ये जो गैमा है ये कांस्टेंट है। ठीक है, और R जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है। मैस को भी हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, फिक्स मैस रखेंगे, क्योंकि याद रखो जब भी हम एक फैक्टर का इफेक्ट देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें बाकी तमाम पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है। इसलिए मैस भी कांस्टेंट है, ये गैमा भी कांस्टेंट है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, तो इसका फिर यहाँ पे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू कांस्टेंट और स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर T। तो अब इक्वल तो कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, क्योंकि आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करनी हो इक्वल और कांस्टेंट लाते हैं, और एक प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना हो तो इक्वल और कांस्टेंट दोनों को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्ट रिलेशन आ गया टेम्परेचर का, किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ साउंड के साथ। ओके, अच्छा बच्चों, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन अगर आप उसके टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो ऐसा करने से उसके जो स्पीड ऑफ साउंड जो उसमें से ट्रैवल करके जा रहा है वो 0.61 मीटर पर सेकंड इजाफा हो जाता है, 0.61 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अगर हम उसका फर्ज कर लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी करते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इजाफे से 0.61 मीटर पर सेकंड का इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड में इजाफा हो जाता है। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा तो अभी अभी हमने एक रिलेशन डिस्कस किया है। वो रिलेशन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और साथ में क्या, जिसके रूट ऑफ t है। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं कि भाई एक टेम्परेचर है T1, कितना है जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में चेंज करें 273 केल्विन बनता है। ठीक है, फिर एक और टेम्परेचर है, एक नया टेम्परेचर, उसको T2 कह दें, उसकी क्या वैल्यू है, कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, वो T है। ठीक है, T सेंटीग्रेड, और उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो T के अंदर 273 ऐड करते हैं, सबको पता है 273, तो ये हमारे पास बन जाता है केल्विन में टेम्परेचर, राइट। अच्छा, अब इन टेम्परेचर पे वेलोसिटी क्या होगी साउंड की, एक वेलोसिटी में v1 निकाल लेता हूँ, v1 इसी रिस्पेक्ट से बस 1 2 साथ में लगाएंगे और कुछ भी नहीं होगा,
कांस्टेंट और स्क्वायर रूट ऑफ T1, ठीक है, T1। इसी तरह से सेकंड टेम्परेचर पे वेलोसिटी V2 होगी, उसको बोल देते हैं जी कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ T2। इसको बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये बन जाएगा V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट T2 बाय कांस्टेंट T1। तो अब कांस्टेंट कांस्टेंट से कट जाएगा, तो रिलेशन आपको क्या मिलेगा, V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू T2 बाय T1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। ओके, अच्छा, तो बच्चों आप क्या करेंगे जी, हम अब यहां से थोड़ी सी हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। देखो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये V2 बाय V1 है, इसको मैं एक स्क्वायर रूट में लिख सकता हूं ऐसे, T2 बाय T1, ठीक। अब वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने टेम्परेचर की यहाँ डिसाइड की थी, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आई थी T2 की वो कितना था, T2 इज T प्लस 273, T प्लस 273, मैं यूनिट साथ में नहीं लिख रहा, ठीक है। और T1 कितना था हमारे पास जी, T1 है 273, दोनों को पुट किया, V2 बाय V1, ओके, V2 इधर ही रहेगा, V1 नीचे उसी तरह से। अब 273 दोनों को नीचे डिवाइड करो, T बाय 273 प्लस 273 बाय 273, ठीक है, तो ये कट जाएंगे, हमारे पास जो रिलेशन आएगा V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू ये 1 आ गया और ये प्लस T बाय 273, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस T बाय 273 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी जी, हमारे पास वो पावर आ जाएगी 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जगह कम है तो मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस T बाय 273, ठीक है, और ये बन जाएगा जी 1/2, ठीक है। अब इस तरह की सिचुएशन हो, आपको मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास a प्लस बी की पावर स्क्वायर में हो, आप फाइंड कर सकते हैं, क्यूब हो फाइंड कर सकते हैं, पावर इस तरह की आ जाए 1/2 तो वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन के लिए फिर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करते हैं। बाइनोमियल फार्मूले में सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर 1 रखना होता है, प्लस यहाँ पे कुछ भी टर्म आ जाए, ठीक है, यहाँ पे पावर n आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिर्फ 2 स्टेप्स की एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट ने ये नहीं किया, हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 स्टेप तक इसको एक्सपेंड करते हैं, बाकी होते हैं एक्सपेंशन, हम नहीं करेंगे उसको, ठीक है। जितना हमारे काम का उतना ही लिखेंगे। 1 एज इट इज आता है और इस पावर को ना इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं nx, बस इतना सा काम होता है, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ये देखो 1 और ये सारे का सारा हमारा x और ये पावर क्या है n, तो ये बन जाएगा जी V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी फार्मूले की एक्सपेंशन की बाय बाइनोमियल, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर t आ गया और नीचे का आएगा 273, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस t इंटू 1 t हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बन जाता है हमारे पास 273 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 546 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब V1 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, V2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 546 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा V1 प्लस V1 t बाय 546 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, V2 इसी तरह रहेगा, V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस, अब यहाँ सिर्फ यहाँ पर ना आपने V1 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने से फिर हमें उसको एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो सकती है। तो V1 की वैल्यू कितनी है जी, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है V1, और वो कितनी होती है 333, ठीक है, t डिवाइडेड बाय 546,
ठीक, तो ये आपको मिलेगा आंसर v2 इज इक्वल टू v1 प्लस ये बन जाएगा 0.61 मल्टीप्लाई बाय टी। बच्चों अब देखो ये v2 नई वेलोसिटी है, ये नए टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, साउंड की वेलोसिटी। v1 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी वेलोसिटी थी, प्लस 0.61 टाइम टेम्परेचर। अब अगर मैं सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, ठीक है, तो यहां पे टी की जगह क्या वैल्यू आएगी उसकी 1 आएगी। 1 इंटू 0.61 क्या बनेगा 0.61। तो सिर्फ 1 डिग्री ऊपर जाने से जो हमें आंसर मिलेगा वो पहले वाली वेलोसिटी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी प्लस 0.61, ठीक है। तो जो शर्त उसने बात कही थी हमें कि अगर आप सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तो उसकी वेलोसिटी में 0.61 मीटर्स पर सेकंड का इजाफा होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हमने इसकी टी की वैल्यू ये जो चेंज इन टेम्परेचर आया सिर्फ एक केल्विन कह लें आप, एक अगर इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आएगा जी पहले वाली वेलोसिटी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी v1 प्लस 0.61 मीटर्स पर सेकंड। तो अगर आप इसका टेम्परेचर जो है वो इतना बढ़ाते हैं कि 2 डिग्री बढ़ाते हैं तो यहां पर 2 टाइम्स 0.61 इंक्रीज आएगा। अगर 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.61 हो जाएगा और 3 टाइम्स 0.61 का उसमें इजाफा होगा, यानी हर डिग्री के बाद 1 डिग्री इजाफे के बाद इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती जाएगी 0.61 0.61 0.61 0.61 इससे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं तो क्योंकि बच्चों के माइंड में कुछ कंफ्यूजन रह जाती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी कैलकुलेशन, तो वो आपको मैं पहले क्लियर कर दूं। देखो बच्चों हमने कहा था कि भाई एक हमारे पास है टेम्परेचर T1 जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे उसने कंडीशन में कहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने ऊपर लेके जाना है, इसलिए हमने स्टार्ट किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो कि 273 केल्विन बनता है। उसके बाद फिर कोई और एक टेम्परेचर ले लिया हमने, वो कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, उसको हमने T सपोज कर लिया, केल्विन में चेंज किया तो T प्लस 273 आ गया। हमें रिलेशन पता है, अभी रिसेंटली हमने कैलकुलेट किया था V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T1, ठीक है। ये उसके बाद ये पहले टेम्परेचर पे वेलोसिटी V1 पे, ठीक है, जब टेम्परेचर T1 था उस वक्त जो साउंड की वेलोसिटी थी उसको V1 कहा गया। जब टेम्परेचर है हमारे पास T1 उस वक्त जो साउंड की वेलोसिटी है वो V1 है और वो कितनी होती है 333 मीटर्स पर सेकंड होती है, याद रखना है, ठीक है। फिर जब टेम्परेचर T2 हुआ उस वक्त जो साउंड की वेलोसिटी है वो V2 है, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये रिलेशन आ गया V2 बाई V1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, यहाँ लिखा। अब हमने दोनों वैल्यूज T1 की T2 की वैल्यू पुट किया। यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या है T प्लस 273 और T1 की वैल्यू क्या है 273, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उसको केल्विन में चेंज करोगे 273 ऐड करते हो, 0 प्लस 273 क्या होता है 273 होता है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको दोनों के नीचे डिवाइड करके हमें ये रिलेशन मिलता है T बाई 273 प्लस 1 आ गया। फिर क्या करोगे, ये स्क्वायर रूट की जगह पे हमने पावर 1/2 लिख दी। तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है कि दो चीज़ें प्लस हो रही है माइनस हो रही हैं और उसकी पावर ऐसी है ये स्क्वायर या क्यूब या उससे हट के कोई बड़ी पावर है या कोई मुश्किल पावर है, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती है हमें, आप इस फॉर्म में लेके आओ 1 प्लस एक्स की पावर कुछ भी हो जाए यहाँ पे n, तो क्या करते हैं 1 को एज इट इज लिखते हैं, पावर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। इससे आगे और भी टर्म्स होती हैं लेकिन वो सारी टर्म्स निगलेक्टिंग टर्म्स होती हैं, हम उसको अभी निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट जो है वो इसको समझते नहीं, उन्होंने पढ़ना नहीं है। इंजीनियरिंग वाले एससीएस वालों ने ये पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन को डिटेल के साथ, तो उनको पता होगा, बाकियों का नहीं पता, इसलिए हम सिर्फ 2 स्टेप जितने हमारे काम के हैं उतने ही यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 1 एज इट इज आएगा, पावर को इससे मल्टीप्लाई कर यहाँ लिखते हैं, तो वही काम किया, 1 को एज इट इज लिखा, पावर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ये बन गया T बाय 546 आ गया, ठीक है। अब V1 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा था, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया V1 और ये बन गया V1 मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 546। अब जो बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, बच्चे कहते हैं सर आपने यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट की है, इधर क्यों नहीं पुट की। बच्चों इधर मैंने इसलिए नहीं पुट की, पता चले कि ये पहले वाली वेलोसिटी है इसकी V1, ठीक है। अब नए टेम्परेचर को जब उसमें इंक्रीज लाया 1 डिग्री 2 डिग्री जितना बढ़ाया वो अपनी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और उसके मुकाबले में आपको फिर पता चलेगा कि कितना इजाफा हुआ है। दूसरी बात है कि अगर मैं 333 यहाँ पे पुट ना करता तो ये 0.61 का फैक्टर कैसे आता, जो कि उसमें क्वेश्चन में अपने मांगा हुआ है उसने आपसे कि 0 से 1 डिग्री बढ़ाओगे 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी स्पीड, इसलिए मैंने यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट की 333 बाय 546, तो आएगा हमारे पास ये 0.61, ठीक है। अब साथ में क्या जी, ये टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, नई वेलोसिटी बराबर है पहले वाली वेलोसिटी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर में जितना इंक्रीज आया 0 से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अगर आप 1 डिग्री बढ़ाते हो तो यहाँ T की वैल्यू क्या आएगी 1, है ना, 1 को 0.61 से मल्टीप्लाई करो 0.61 ही रहेगा। तो पता लगा कि पहले वाली वेलोसिटी
प्लस 0.61 का उसमें इजाफा हो गया तो नई वेलोसिटी मिली। कैसे? 1 डिग्री का इजाफा करने से उसमें 0.61 का इजाफा होगा। अगर आप 2 डिग्री इजाफा करते हैं टेम्परेचर में तो 0.61 मल्टीप्लाई प्लस 0.61 2 बार उसमें ऐड हो जाएगा। अगर 3 है, 3 डिग्री बढ़ाया आपने तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 बार उसमें 0.61 ऐड हो जाएगा। समझ गए हो? इससे हमें जो है ये क्लियर हो जाती है और जो क्वेश्चन है हमारा वो क्लियर जाता है। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।